आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज के तहत हम लोग स्वतंत्र भारत के राजनीति को देख रहे हैं। 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक को देख रहे हैं, जिसमें कि आज हम रजवाड़ों के विलय के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती थी कि रजवाड़ों का भारत में विलय किया जाए, जो कि भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे, जिसमें कि हम मुख्य रूप से हैदराबाद और मणिपुर के रजवाड़ों के विलय के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से हैदराबाद और मणिपुर को भारत में मिलाया गया। इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम जो है देखते हैं, इन दोनों क्षेत्र की स्थिति को समझते हैं कि किस प्रकार से भारत के भौगोलिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण था। फिर हम देखेंगे उन चीज़ों के बारे में कि इनके पास में स्वतंत्र भारत के बाद क्या ऑप्शन थे, जिस आधार पे इन्हें निर्णय लेना था। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हैदराबाद की स्थिति है। ये देखें तो एक प्रकार से मध्य भारत ही कह सकते हैं आप। और यहाँ पे मणिपुर है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक महत्वपूर्ण राज्य है वर्तमान समय में, और विदेश से सीमा लगता है। तो इस प्रकार से सामरिक दृष्टिकोण से मणिपुर की क्षेत्र जो है स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आइए हम कश्मीर के बारे में भी है, लेकिन कश्मीर के बारे में इस चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया है। तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखेंगे जब जम्मू कश्मीर का जिक्र होगा आपके चैप्टर में। और उस हिसाब से हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम चीज़ों को देखते चलेंगे क्रमबद्ध रूप में। तो सर्वप्रथम माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर किया गया था। भारत के पश्चिम प्रांत एवं पूर्वी हिस्सों के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। अब ब्रिटिश भारत में दो हिस्से थे, जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो इस ब्लू कलर से दिखाया गया है वो एक्चुअली वो पार्ट था जो रियासतों के अधीन था, जो रजवाड़े के नियंत्रण में था। वो भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही थे, लेकिन फिर भी उनको अपने क्षेत्र में जो है स्थानीय स्तर की शासन चलाने की, प्रशासन की बागडोर जो है उनके हाथ में होते थे, राजा के हाथ में होते थे। तो इस प्रकार से जो है, और जो येलो कलर के आप देख रहे हैं, इन सब के ऊपर में ब्रिटिश का जो है पूर्ण नियंत्रण था हर एक तरीके से। लेकिन ब्रिटिश भारत के समय जो ये दो प्रकार की जो शासन व्यवस्था आप देखते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ की रजवाड़ों का नियंत्रण था। पूर्ण नियंत्रण तो नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अमूमन भारत के सभी क्षेत्रों पर पूर्ण अधिक नियंत्रण था। लेकिन फिर भी उन्होंने जब राजाओं का अपने शासन में शामिल किया, उनके क्षेत्रों के ऊपर में कब्जा किया, तो उनको कुछ छूट दिया गया था। तो जब भारत को आज़ादी मिल रहा था, तो उस समय में इन रियासतों को, इन रजवाड़े को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑप्शन दिए गए थे कि वो या भारत में शामिल हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो दो हिस्से की जो भारत थी उस समय में, एक हिस्सा जिस पर सभी प्रकार का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश का था, वहीं दूसरी ओर जो है भारत में जो है तकरीबन 565 रजवाड़े थे। आज़ादी के समय तक ये ब्रिटिश की अधीनता तो स्वीकार की थी, परंतु वे अपने राज्य के घरेलू शासन चलाया करते थे, अपने क्षेत्र के घरेलू शासन को चलाया करते थे। उसके ऊपर में ब्रिटिश का नियंत्रण नहीं था। इसके बाद में 1947 की अगर हम बात करें, भारत के आज़ादी के समय की अगर हम बात करें, तो इस समय में भारत की आज़ादी के साथ जो है देश के सामने रियासत के एकीकरण की एक बड़ी समस्या थी। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौती थी, जिसमें एक जो सर्वप्रथम था वो एकता एवं अखंडता की स्थापना। तो रियासत का एकीकरण जो है भारतीय एकता एवं अखंडता की स्थापना से संबंधित थी, भारतीय लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित थी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी देश के समक्ष। उस समय भारत में लगभग जो है 565 रियासतें थी। अंग्रेजी सरकार के जाने के बाद जो है कानूनी रूप से ये स्वतंत्र हो गए थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था, इनको 3 विकल्प दिया गया था कि भारत में विलय करके पाकिस्तान के साथ, या तो भारत में विलय कर लें,
या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। परंतु जब स्वतंत्र भारत सरकार के सामने राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और लोकतंत्र को बनाए रखने की आवश्यकता थी, इस समय रियासत को भारत में किस प्रकार से जो है रियासत को भारत में विलय किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को मजबूत किया जाए। तो आज़ादी के समय रियासतों से जुड़ी हुई समस्याओं को अगर हम देखें तो ये 3 प्रकार से मुख्य समस्या थी। रियासत के भविष्य को लेकर की अनिश्चितता थी। रियासतों का भारत में विलय से इनकार, कुछ ऐसे रियासत थे जो भारत सरकार के साथ नहीं आना चाहते थे, भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। शासक और जनता की इच्छा में टकराव भी था कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पे शासक तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे, परंतु जो वहाँ की पब्लिक थी वो भारत संघ के साथ जो है आना चाहती थी। तो इस प्रकार के ये 3 प्रमुख समस्याएं थी रियासतों से जुड़ी हुई उस समय में। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें रियासतों के भविष्य को लेकर के, अगर हम अनिश्चितता की अगर हम बात करें, तो रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे भारत में विलय करें या फिर पाकिस्तान में शामिल हो या खुद वो स्वतंत्र रह सकते हैं। भारत के एकता और अखंडता के लिए यह महत्वपूर्ण चुनौती था, क्योंकि अगर आप हैदराबाद जैसे राज्य को अगर आप देखें, हैदराबाद के क्षेत्र को देखें, तो कितना ही वो अगर भारत के साथ में अगर हैदराबाद नहीं विलय किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती। भारतीय संघ को एक भारतीय संघ के रूप में स्थापित करने में कितनी बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ जो हैदराबाद के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था, और जो मुस्लिम लीग के नेता थे उन लोगों का काफी समर्थन था उनको, ताकि वो आगे आने वाले भविष्य में जो है हैदराबाद की भूमि का उपयोग जो है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कर सके। तो इस प्रकार से भारत सरकार के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से हैदराबाद को जो है भारतीय संघ में शामिल किया जाए और भारतीय राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित किया जाए। रियासतों का भारत में विलय से इनकार से संबंधित चीजों को अगर हम देखें तो उस समय आज़ादी के समय तक जो है जब अंतरिम सरकार चल रही थी, उसी समय में बातचीत के माध्यम से जो है बहुत सारे रियासत जो है भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे, परंतु कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी या फिर वो अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। जिसमें से कि जो प्रमुख है वो हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है और मणिपुर है। बाद के वर्षों में ये इन सभी को कुछ सैनिक कार्रवाई के माध्यम से तो कुछ समझौते के माध्यम से ये भी भारतीय संघ में शामिल होते हैं। सबसे पहले जो है त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आजाद रखने की घोषणा की थी, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की थी। इसके बाद जो है हैदराबाद के निजाम ने भी जो है स्वतंत्र रहने की घोषणा की, और भोपाल के नवाब भी जो है संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहना चाहते थे। इस प्रकार से अगर आप इन सभी क्षेत्रों की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये भारतीय संघ में इनको शामिल नहीं किया जाता तो वर्तमान समय का जो आप भारत देख रहे हैं, शायद ये भारत आप नहीं देख पाते और भारत का अब तक कितने टुकड़े हो चुके होते। तो भारतीय संघ को एक संघ के रूप में निर्माण के लिए ये जरूरी था कि इन सभी क्षेत्रों का, इन सभी रियासतों का जो है भारतीय संघ में विलय किया जाए। जनता भारत के साथ जो तीसरी जो समस्याएं थी, जो कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ की जनता ये चाहती थी कि वो भारतीय संघ में रहे, परंतु जो उनके राजा थे, जो किंग थे, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे या फिर जो है वो पाकिस्तान के पक्षधर थे, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी नहीं है, अगर वहाँ पे राजशाही है, तो जो राजा थे जो वहाँ के या फिर निजाम के हैं वो लोगों के ऊपर में शासन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो शासन अत्याचारी शासन होगा। और एक तरफ अगर लोगों को आज़ादी मिल रही है तो जरूर लोग आज़ादी की तरफ जाना चाहेंगे और अत्याचारी शासन में नहीं रहना चाहेंगे। तो इस प्रकार की ये समस्याएं थी। अब अगर हम देखें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो लक्ष्य था वो एकता और आत्मनिर्णय के साथ लोकतंत्र को अपनाना था। जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही थी, उसका जो मूल जो लक्ष्य था वो यही था कि एकता के साथ में भारतीय संघ की स्थापना करना है और आत्मनिर्णय संप्रभु राष्ट्र की जो है स्थापना करना है। एक ऐसी राष्ट्र की स्थापना करना है जो कि आगे आने वाले समय में देश के भविष्य को तय कर सके, अपने बारे में खुद जो है फैसला ले सके। सरकार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सरकार के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो अधिकतर रजवाड़े के शासन जो है वो अलोकतांत्रिक थी
और वो अपने प्रजा को जो है लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देती थी। तो इसीलिए जो है कुछ रियासतों में अगर देखा जाए तो वहाँ की प्रजा ने विद्रोह किया अपने राजा के अगेंस्ट जो है। तो फिर इस प्रकार से हम अभी देखेंगे कि हैदराबाद में किस प्रकार से विद्रोह स्टार्ट होता है निजाम के अगेंस्ट, और फिर पुलिस कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार के अत्याचार होते हैं और कैसे हैदराबाद का भारत में विलय किया जाता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो अब हम देखें, अगर सरकार के नज़रियों को देखें, जो भारत सरकार के नज़रियों को अगर देखें कि वो किस प्रकार से रियासत को देखते थे, तो अंतरिम सरकार ने रजवाड़ी की समस्या को प्रमुखता से देखते हुए जो है कई महत्वपूर्ण कदम उठाया था। अंतरिम सरकार ने के जो गृह मंत्री थे, आप नाम याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रजवाड़े के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है ऐतिहासिक भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनको अखंड भारत का पिता माना जाता है क्योंकि उनकी योगदान इसमें सर्वाधिक रही। रजवाड़ों के विलय में उनकी काबिलियत की सराहना आज तक की जाती है और अधिकतर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उन्होंने राजी कर लिया था। अधिकतर रजवाड़े के लोग जो है भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार ने विविधताओं को सम्मान देने और विभिन्न क्षेत्रों की मांग को संतुष्ट करने के लिए अपना रुख भी अपनाया, और जैसे कि कश्मीर जैसे राज्य को जो है स्वतंत्र अस्तित्व रखने की जो है छूट दी गई थी। लेकिन हम फिर देखेंगे कि किस प्रकार से कश्मीर के ऊपर में जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जाता है और बाद के वर्षों में जाकर के जो कश्मीर के राजा थे वो भारत संघ में आने की इच्छा जताते हैं और भारत संघ में उसका जो है विलय किया जाता है। कश्मीर के ऊपर में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम हैदराबाद और मणिपुर को देखेंगे। विभाजन के समय विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर जो है खींचातानी चल रही थी उस समय में। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता का प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो उठा था। शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए जो है अधिकतर रियासतें जो सीमा निर्धारण के बाद जो है भारत सीमा के अंदर थी, वो भारत संघ में जो है 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो है शामिल हो चुकी थी, अगर हम कुछ एक रजवाड़ों को छोड़ दे तो। भारतीय संघ में विलय होने के लिए रजवाड़े द्वारा जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता था, इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसे नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था, जिस विलय पत्र पर सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर करके समझौता किया जाता था और भारत संघ में विलय किया जाता था। इस सहमति पत्र का नाम जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय जो है चुनौतीपूर्ण था। यहाँ के रजवाड़ों ने 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संघ में विलय किया गया इन सबको जो है। हैदराबाद के विलय को अगर हम देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन के लिहाज से। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन पोलो के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद का जो विलय है भारतीय संघ में वो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया और ऑपरेशन पोलो क्या था। आज़ादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी और समृद्ध रियासत में से एक थी। यहाँ मुस्लिम शासक था जिसे निजाम कहा जाता था, परंतु यहाँ की जनसंख्या जो है वो बहुसंख्यक हिंदू थी। भारत के स्वतंत्रता के समय निजाम भारतीय संघ में शामिल होने की वजह जो है स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनको मुस्लिम लीग के नेताओं का काफ़ी सह था कि वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें और उनको हैदराबाद के क्षेत्र की को जो है वो भारत विरोधी गतिविधि में प्रयोग करना चाहते थे। भौगोलिक रूप से हैदराबाद भारतीय सीमा के मध्य में था। इससे भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता पर सीधा असर पड़ता, क्योंकि वह भारत विरोधी गतिविधियों का जो है गढ़ बन जाता। हैदराबाद की विलय की प्रक्रिया को हम अगर देखें, किस प्रकार से प्रक्रिया आरंभ होती है, तो 1947 में निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया, भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया। भारत सरकार एक समझौते के तहत बातचीत जारी रखा निजाम से। निजाम के खिलाफ आंदोलन, जब ये बातचीत चल ही रहा होता है भारत सरकार के और निजाम के मध्य में, इसी बीच में होता क्या है कि जो हैदराबाद की जो पब्लिक है, जो वहाँ की जनता है, वो जन आंदोलन आरंभ कर देते हैं आज़ादी को लेकर के। निजाम के खिलाफ जो है, निजाम के अत्याचारी जो शासन है उसके खिलाफ जन आंदोलन स्टार्ट होता है हैदराबाद में। निजाम और भारत संघ के मध्य बातचीत चल रही थी। इसी बीच हैदराबाद में
निजाम के शासन के खिलाफ जो है आंदोलन आरंभ हो गया। और इस आंदोलन की अगर हम मुख्य विशेषता की बात करें तो आंदोलन जो है निजाम के अत्याचारी शासन के विरुद्ध आरंभ हुआ था। और इस आंदोलन में महिलाएं भी व्यापक पैमाने पर शामिल हुई थी और महिलाओं के साथ में काफी हिंसा हुआ था, यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ, ऐसी घटनाएं जो है महिलाओं के साथ में हुई। आंदोलन आरंभ जो है तेलंगाना के किसानों के द्वारा किया गया था और इस आंदोलन में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी शामिल थे और हैदराबाद के कांग्रेसी लोग भी शामिल थे। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन जो आरंभ हुआ था हैदराबाद के निजाम के अगेंस्ट, तो निजाम ने अपनी सेना को उतारा मैदान में और जिसे निजाम की जो सेना थी उसको रजाकारों के नाम से जानते थे, रजाकार के नाम से जानते थे उस सैनिक को, जो मिलिट्री निजाम का जो सैनिक था। तो जो रजाकार की भूमिका को अगर हम देखें तो आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम अपने सैनिक, जिसे रजाकार कहा जाता था, उसे मैदान में उतारा और ये रजाकारें जो थी यानी जो सैनिक थी वो जनता पर अत्याचार करने लगी और व्यापक पैमाने पे हिंसा फैली और औरतों के साथ में जो है बलात्कार किया गया। इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई थी हैदराबाद में और भारत सरकार के लिए यह आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है एक चुनौती बन गई थी। भारत सरकार की कोशिश और ऑपरेशन पोलो की अगर हम बात करें तो ये एकदम महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा क्या कोशिश किया गया और किस प्रकार से ऑपरेशन पोलो जो है चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए। ये अधिकतर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऑपरेशन पोलो से संबंधित। तो भारत सरकार की तरफ से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो बीपी मेनन थे, इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था और निजाम से शांतिपूर्ण जो है बातचीत चल रही थी, समझौते का प्रयास किया जाता रहा था, लेकिन निजाम और रजाकार जो है पीछे हटने को तैयार नहीं था। इस आंदोलन के समय में वो दिन प्रतिदिन और अत्याचारी होते जा रहे थे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 1948 में जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया और भारत सरकार द्वारा हैदराबाद के समझौते एवं विलय के तमाम कोशिश के बाद जो है सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो आरंभ किया गया। इसे आधिकारिक रूप से जो है पुलिस एक्शन का नाम दिया गया और यह कार्रवाई 5 दिन तक चलती रही और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया 5 दिन के बाद और इस प्रकार से हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। हैदराबाद विलय का भारत संघ पर अगर हम प्रभाव को देखें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसका क्या प्रभाव है। तो भारत की भौगोलिक एकता, भौगोलिक एकता के दृष्टिकोण से हैदराबाद अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हैदराबाद की जो क्षेत्र थी वो उसकी जो रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से अगर आप लोकेशन को देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हैदराबाद को भारत में जो है विलय किया जाए और इससे जो है भारत की भौगोलिक एकता जो है सुरक्षित मानी गई। सामंती और अलगाववादी ताकतों पर जो है रोक लगी, क्योंकि हो सकता था कि आगे आने वाले समय में अगर हैदराबाद की चर्चा हम देख चुके हैं मैप पे, जो हैदराबाद की स्थिति थी, अगर हम उस चीज़ को देखें तो किस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पे अगर हैदराबाद था तो अगर यहाँ पे अगर कोई अन्य देश बन जाता जहाँ से भारत विरोधी गतिविधि किया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो अभी अखंड भारत का रूप अभी आप देख रहे हैं, इस प्रकार के अखंड भारत को आप नहीं देख पाते। केंद्र सरकार की सत्ता और संप्रभुता को मजबूती मिली। और अगर इससे आगे हम देखते हैं मणिपुर का भारत में विलय किस प्रकार से किया गया, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति को अगर हम देखें तो मणिपुर की स्थिति जो है वो अगर आप देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है यहाँ पे, और ये भी नॉर्थ ईस्ट भारत को अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय एकता की दृष्टिकोण से। आप देख सकते हैं मणिपुर की लोकेशन भारत की मैप पे, तो मणिपुर का विलय भी जो है महत्वपूर्ण माना गया। तो हैदराबाद को हम समझ चुके हैं, आइए अब हम मणिपुर को देखते हैं। तो 1947 में आज़ादी के समय मणिपुर एक छोटी लेकिन संवेदनशील रियासत थी। यहाँ के जो राजा थे इनका नाम जो है बोधचंद्र था। आज़ादी के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ और मणिपुर का भारत में विलय समझौते के माध्यम से किया गया, न कि हैदराबाद की तरह जो है सैन्य कार्रवाई के माध्यम से किया गया। ये आप डिफरेंट याद रखेंगे कि जो मणिपुर का विलय भारत में हुआ था वो समझौते के माध्यम से हुआ था, भारत सरकार के द्वारा कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की गई थी।
जो सैन्य कार्रवाई के तहत जो विलय किया गया उसमें हैदराबाद महत्वपूर्ण है, जो ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया। मणिपुर के विलय की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो मणिपुर भारत के साथ एक समझौता किया हुआ था 1947 में, जिसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर की प्रशासनिक स्थिति जो है यथावत रहेगी, यानी जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो मणिपुर की जिस हिसाब से प्रशासनिक कार्रवाई वहाँ के राजा के द्वारा चलाई जा रही थी वो उसी प्रकार से चलाई जाएगी। और आगे आने वाले भविष्य में भारत संघ के संबंध को लेकर के, भारत में विलय को लेकर के बातचीत जो है राजा के द्वारा और भारत संघ के मध्य जो है चलता रहेगा। 1948 में जनता के दबाव में राजा को जो है वहाँ पे चुनाव कराना पड़ा मणिपुर में। यह चुनाव एक जो हुआ था वो वैश्य मताधिकार के आधार पे जो है किया गया था, और भारत में सर्वप्रथम वैश्य मताधिकार के आधार पे कराया गया चुनाव जो है इसे माना जाता है। तो इस प्रकार से इस चुनाव के बाद जो है यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, राजा का शासन स्थापित होता है। इसके बाद में अगर हम देखें विलय के समझौता की अगर हम बात करें, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के बाद की अगर हम बात करें तो मणिपुर को लेकर भारत सरकार की चिंता दो मुख्य वजह से बनी हुई थी। भौगोलिक रूप से मणिपुर जो है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था, और अगर सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, तो इस वजह से इसे जो है एक संवेदनशील एरिया माना जा रहा था। तो यही कारण था कि भारत सरकार चाहती थी कि मणिपुर पूरी तरह भारतीय संघ में शामिल हो। अंततः भारत सरकार से लंबे बातचीत के बाद जो है सितंबर 1949 में जो है मणिपुर के राजा जो बोधचंद्र जी थे ने सरकार के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया, और इस प्रकार से मणिपुर जो है भारत का हिस्सा बना। और 1970 इस समय जब विलय हुआ 1949 में, तो मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा इस समय नहीं मिला था, लेकिन 1972 में जो है मणिपुर को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया भारतीय संघ में, और वर्तमान समय में मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट के एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में है। मणिपुर के विलय के अगर हम प्रभाव को देखें, भारतीय संघ में विलय होने के पश्चात इसका क्या प्रभाव रहा, तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता जो है इससे मजबूत हुई, और पूर्वोत्तर भारत का जो है एकीकरण जो है संभव हो पाया। जो कि वर्तमान समय के जो आप भारत को देखते हैं, भारतीय एकता एवं अखंडता को देखते हैं, तो इसमें हर एक क्षेत्र का, हर एक राज्य का महत्वपूर्ण योगदान है, और ये सभी राज्य मिलकर ही भारतीय संघ का निर्माण होता है। भारत के संविधान में जो पहला जो अनुच्छेद है उसी में इस बात का वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत जो बना हुआ है, जो भारत एक देश है, वो सभी राज्यों से मिलकर के बना हुआ है। तो इस देश के लिए, इस संघ के लिए हर एक राज्य अति महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय एकता अखंडता के दृष्टिकोण से, और देश की संप्रभुता की दृष्टिकोण से। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नया है, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना करके लाऊंगा।